दोस्तों, क्या सच में अमेरिका ने भारत को परमिशन दी है रूस से तेल खरीदने के लिए? क्या ग्लोबल ऑयल मार्केट इतना अनस्टेबल हो चुका है कि भारत के बिना प्राइस कंट्रोल ही नहीं हो सकता? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रही टेंशन दुनिया के एनर्जी सप्लाई को हिला सकती है? क्या रूस से तेल खरीदना सिर्फ एक एनर्जी डिसीजन है या एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया धीरे धीरे डॉलर से बाहर निकल रही है? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और इन पांचों सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंत तक दे दूंगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से एक अजीब स्टेटमेंट आया है। अजीब नहीं, यूजुअल स्टेटमेंट है वैसे। उन्होंने कहा कि इंडिया इज नाउ अलाउड टू बाय रशियन ऑयल। अलाउड? अलाउड? अब पहली नजर में यह स्टेटमेंट सुनने में बहुत सिंपल लगता है, नॉर्मल लगेगा। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में शब्द बहुत केयरफुली चूज किए जाते हैं। अलाउड का क्या मतलब है? क्या भारत किसी से परमिशन लेकर तेल खरीदेगा, या अपनी एनर्जी पॉलिसी डिसाइड करेगा, या फिर एक डिप्लोमेटिक नैरेटिव है जो अमेरिका इसे अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करना चाहता है? सच ये है दोस्तों, भारत ने कभी भी किसी से परमिशन लेकर एनर्जी परचेज नहीं किया है। और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया है। इंडिया हैज नेवर डिपेंडेड ऑन एनी कंट्रीज परमिशन टू सिक्योर इट्स एनर्जी नीड्स। यानी कि मैसेज बहुत ही क्लियर था, एनर्जी सिक्योरिटी पर भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं दोस्तों। यूक्रेन वॉर के बाद वेस्ट ने रशिया पर हैवी सैंक्शंस लगाए, ये हम सब जानते हैं। ऑब्जेक्टिव था रूस के तेल का जो रेवेन्यू है उसको रिस्ट्रिक्ट करो। लेकिन क्या हुआ? रूस ने अपना तेल एशिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया। और यहां सबसे बड़ा बायर कौन बना? भारत। वॉर से पहले भारत रूस से 1% से भी कम ऑयल खरीदता था। आज रूस भारत का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है। कई महीनों तक भारत 1 मिलियन से 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे तक रशियन ऑयल इंपोर्ट करता रहा है। कुछ समय के लिए इंपोर्ट्स थोड़े कम हुए थे डाइवर्सिफिकेशन के लिए, लेकिन जैन और फेब से फिर से ये वॉल्यूम्स बढ़ने लगे हैं। अब दोस्तों, इस चीज का क्या मतलब है? एनर्जी डिसीजन मार्केट इकोनॉमिक्स से ड्राइव होते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स से नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर भारत को रशियन ऑयल से कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया गया तो ग्लोबल ऑयल मार्केट पर इसका क्या असर होगा? सिर्फ वन टू सिर्फ देखिए दोस्तों, सिर्फ 1-2 मिलियन बैरल का सप्लाई भी अगर शिफ्ट हो जाए तो तेल के दाम एक्सप्लोड कर जाएंगे दोस्तों, बम फटेगा, बम। और भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, आफ्टर चाइना एंड यूएस। अगर भारत अचानक रशियन ऑयल लेना बंद कर दे तो क्या होगा? ग्लोबल डिमांड मिडल ईस्ट और अफ्रीका की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, सप्लाई पूरी तरह टाइट हो जाएगी, और तेल का दाम 90 से $110 पर बैरल हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कहां पड़ेगा? इन्हीं पश्चिमी देशों की इकोनॉमीज पर। ऑलरेडी इन्फ्लेशन इनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो गया है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कभी कभी पब्लिक नैरेटिव और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फर्क होता है। अब एक और फैक्टर समझिए, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है कंटिन्यूअसली। अगर आप ग्लोबल एनर्जी मैप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक चोक पॉइंट है। यहीं से दुनिया का लगभग लगभग 20 से 22% क्रूड ऑयल निकलता है। और भारत के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट है। भारत के क्रूड इंपोर्ट्स का 50 से 60% गल्फ कंट्री से आता है दोस्तों, गल्फ रीजन से। अगर ईरान इसराइल या रीजनल टेंशंस एस्केलेट हो जाएं तो शिपिंग रिस्क बढ़ जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम शूट अप हो जाएगा, और ऑयल सप्लाई पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी वजह से भारत ने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। भारत अब लगभग लगभग 40 देशों से तेल लेता है। सो वी आर वेल डाइवर्सिफाइड। सरकार ने अभी तक तेल के दाम बढ़ाए नहीं है, जबकि तेल के टैंकरों पे असर होना शुरू हो गया है। अब इस डिस्कशन में एक और कंफ्यूजन है दोस्तों। लोग तेल और नेचुरल गैस को सेम समझते हैं, लेकिन रियलिटी में दोनों कंप्लीटली अलग हैं। ऑयल मार्केट रिलेटिवली फ्लेक्सिबल है।
अगर एक सप्लायर कम हो जाए तो दूसरे सोर्सेस से एडजस्ट किया जा सकता है। आई एम स्पीकिंग अबाउट ऑयल। लेकिन एलएनजी गैस मार्केट में लॉजिस्टिक्स इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। गैस को पहले आपको लिक्विफाई करना पड़ता है, टैंकर्स में शिप करना पड़ता है, और टर्मिनल्स पे जाकर फिर से रीगैसिफाई करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप गैस सप्लाई डिस्टर्ब करते हो तो उसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट इमीडिएट होता है। और इसी वजह से कुछ रिपोर्ट्स में गैस प्राइसेस के प्रेशर की बात हो रही है। अब इसमें एक और हिडन जियोपॉलिटिक्स है दोस्तों। इंश्योरेंस। ग्लोबल ऑयल शिपिंग इंश्योरेंस जो है वो हिस्टोरिकली लंदन मार्केट डोमिनेट करता है। अगर वेस्टर्न इंश्योरेंस कंपनीज किसी टैंकर को कवर ना करें तो टैंकर मूवमेंट रिस्की हो जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डिसीजन लिया या स्टैंड लिया है। मैसेज बहुत ही सिंपल था। अगर ग्लोबल पावर्स चाहते हैं कि ऑयल ट्रेड स्मूथली चले तो शिपिंग इंश्योरेंस इंश्योर करना पड़ेगा। यानी भारत कह रहा है कि रिस्क शेयर करो। अगर शिपिंग इंश्योरेंस उन्होंने शेयर किया, दैट मीन्स दे आर पेइंग अ पार्ट ऑफ इट। दैट मीन्स दे कैन नो मोर प्ले विथ भारत ऑन प्राइस, एटलीस्ट ऑन द शिपिंग प्राइस, फ्रॉम एन इंश्योरेंस परस्पेक्टिव। सो ग्रेट। मैं कहूंगा एक ग्रेट कदम है ये, एक बहुत ही फैंटास्टिक चाल है ये मोदी सरकार की। वेल डन। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल। रशिया रशिया के ऑयल पेमेंट का। रूस के साथ ट्रेड का एक मेजर पोर्शन डॉलर के बाहर किया जाता है। ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लेकिन किस में? रुपए में और रूबल में, और कभी कभी थर्ड कंट्री करेंसीज में, दिरहम में, युआन में। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो ग्रेजुअली आप देखेंगे डॉलर की डोमिनेंस चैलेंज होने वाली। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड इट इज फर्दर गोइंग टू गेट चैलेंज्ड। ये एक स्लो प्रोसेस है दोस्तों। ये बिरयानी है, बिरयानी बनने में टाइम लगेगा। ये कोई 2 मिनट्स मैगी नूडल्स नहीं है। लेकिन एनर्जी ट्रेड हिस्टोरिकली डॉलर पर डिपेंडेंट रही है। अगर एनर्जी ट्रेड मल्टी करेंसी हो जाती है तो ग्लोबल फिनेंशियल आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा। अब एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है। एक अमेरिकन ऑफिशियल ने कहा, वी विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक विद इंडिया दैट वी मेड विद चाइना। इसका मीनिंग क्या है? चीन को पिछले 30 साल में वेस्ट ने मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज ने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। रिजल्ट क्या निकला? चीन की इकोनॉमी एक्सप्लोड हो गई, और आज चीन वेस्ट के लिए स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर बन चुका है। अब वेस्ट थोड़ा कॉशियस है। वो भारत के राइस को एनकरेज भी करना चाहता है लेकिन कंट्रोल भी करना चाहता है। रियलिटी सिंपल है दोस्तों। भारत एक मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। भारत साइमल्टेनियसली अमेरिका के साथ पार्टनरशिप रखता है, रूस से एनर्जी और डिफेंस लेता है, मिडल ईस्ट के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन बिल्ड करता है, और ग्लोबल साउथ का वॉइस भी बनने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत का अपर हैंड कहाँ है? क्या भारत के पास एनर्जी मार्केट में लेवरेज है? कुछ एक्सटेंट तक जी हाँ। दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी मार्केट कौन है? हम है। मैसिव डिमांड क्रिएट करते हैं हम, और ग्लोबल सप्लायर्स के लिए एक क्रिटिकल बायर हैं हम। इसीलिए सप्लायर्स भी भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। जियोपॉलिटिक्स में नैरेटिव बहुत सर्कुलेट होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। कभी कहा जाता है भारत किसी कैंप में है, कभी कहा जाता है भारत प्रेशर में है। लेकिन रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी। भारत ग्रेजुअली एक इंडिपेंडेंट जियोपॉलिटिकल एक्टर बन के बाहर उभरा है दुनिया के सामने, और एनर्जी पॉलिसी उसका एक इंपॉर्टेंट पिलर है। तो दोस्तों यहीं पर आज का सेशन मैं अंत करना चाहूंगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे 5 सवालों का जवाब जो मैंने स्टार्टिंग में पुटअप किया था वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख दिया है। जय हिंद, भारत माता की जय।